कंडीशंस फॉर अकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब वो कंडीशंस क्या होती हैं जिनकी वजह से बारिश हो जाती है या प्रेसिपिटेशन तो हम प्रेसिपिटेशन लोगों ने लास्ट स्नो वगैरह सब चीज आ जो जाती है लेक्चर ना था उसमें समझ लिया प्रेसिपिटेशन। था। कंडीशंस प्रेसिपिटेशन होते क्या है कि फॉल ऑफ वाटर ऑन द अर्थ फॉर सरफेस फ्रॉम द अकरेंस ऑफ, क्लाउड्स, है ना। अब वो वाटर का फॉर्म जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रेन हो सकता है, स्नो हो सकता प्रेसिपिटेशन। है ना, ये सब चीजें। अभी ये भी जितनी चीजें है ना ये भी समझेंगे कि एक एक चीज क्या होती है। तो बेसिक तो हमारा यही था प्रेसिपिटेशन का। देखो अब क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो वाटर वेपर्स है वो एयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब कितना एब्जॉर्ब करेगी वो उस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर होगा एयर का, ज्यादा जो वाटर वेपर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर वेपर क्या करता है, अपना प्रेशर लगाता है ना, वाटर सरफेस पे अपना जो है वो प्रेशर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब देखो, तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ, जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर कौन सा, वाटर वेपर एंड एयर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेपर प्रेशर की फॉर्म में। जितना ज्यादा वाटर वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, इस तरीके से। तो आगे देखो, अब क्या होता है कि अगर ये वेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है, ये होता रहता है होता रहता है। तो प्रेसिपिटेशन के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे होता है प्रेसिपिटेशन। अब जैसे वो इवेपोरेशन होता रहता है ना, मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई लेक या फिर पॉन्ड है, लेक है, वाटर बॉडी कर लेते हैं इसको, ये वाटर बॉडी। यहाँ पे इस वाटर बॉडी में पानी है बहुत सारा। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा इवेपोरेशन कंटिन्यू हो रहा है ना, वाटर वेपर जो है अपना एयर में उतना ही बढ़ रहा है ना। यहाँ पे चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लाउड्स हो गए, मैं क्लाउड्स में बना देता हूँ वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर वेपर है और यहाँ से हो रहा है इवेपोरेशन। जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना वाटर वेपर बढ़ता चला जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आता है कि एक ना इक्विलिब्रियम, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब ये कैसे अचीव होगा, देखो, जब एयर हमारा फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा वेपर से और उससे ज्यादा वेपर वो ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे वो हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब समझो, अब उस सिचुएशन में जब हमारा एयर वेपर प्रेशर नहीं ले पाएगा वो, तो अब जो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, सॉरी वाटर वेपर नहीं ले पाएगा वो, अब ये जो वाटर वेपर है ये जो प्रेशर लगाएगा ये यहाँ पे कहलाएगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये कहलाएगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ES। अभी जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाता है, जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। ये बताओ, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। क्या सभी को आवाज आ रही है? सर ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू होता है ना, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो होता है वो भी ऑब्वियसली कम ही होगा फिर, है ना।
तो वो जो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे सैचुरेशन वेपर प्रेशर का गैप है, यानी कि वो जो फालतू पानी हो जाता है, देख लो सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो मान लेते हैं कि 100 मीटर क्यूब है। मान लो कि टेम्परेचर हो गया 90 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 90 मीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। तो अब होगा क्या, ये जो डिफरेंस है इसका 10 मीटर क्यूब का, ये तो हवा से नीचे आएगा ना, फिर एटमोस्फेयर ऊपर से नीचे गिरा देगा इसको। तो इस तरीके से होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ये है प्रेसिपिटेशन। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। देखो, आइस कब बनेगा, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तब क्या गिरेगा, आइस गिरेगा, स्नो। ये बात तो समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, अभी लिखवा दूंगा सब कुछ। एक बार फिर देखो, होता क्या है, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने पढ़ी थी अपने 6th में, 7th में या 8th क्लास में, कि बारिश कैसे होती है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने टेक्निकल टर्म्स का यूज किया है। ठीक है, हमने किसका यूज किया, टेक्निकल टर्म्स का। जैसे कि बताता हूँ, वाटर वेपर लिखा है, वाटर प्रेशर लिखा है। देखो, सबसे पहले क्या है ना कि हमारे एयर की एक वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये समझ लो। यहाँ पे हमारा एयर है ऊपर, यहाँ पे ये एयर है। ठीक, इस एयर की कोई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इस बात को याद रखना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, अभी अभी बताया मैंने। ठीक है, और इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब वाटर वेपर जो हमारे उसके अंदर होता है वो क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, तो फिर हम वाटर वेपर को वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सैचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। अब ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या है, एक ना, देखो हर एक चीज की कैपेसिटी होती है कि उससे ज्यादा वो ले नहीं पाएगा। ठीक है, कोई जार है, उस जार में तुम अगर कुछ डाल रहे हो तो उसकी एक कैपेसिटी है, तो ऐसे ही हमारी एयर की भी एक कैपेसिटी है कि वो अपनी उस कैपेसिटी से ज्यादा वेपर नहीं ले पाती, वाटर वेपर। तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसकी, आप देखो, मैक्सिमम वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर जो होता है एयर में, वो क्या होता है, सेचुरेशन वाटर वेपर कह सकते हैं। अब इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। इस वाटर वेपर को हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर लगाता है, तो ये हो जाता है सेचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वाटर वेपर जो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, सेचुरेशन वेपर प्रेशर। अब ये हो क्यों रहा है, देखो यहाँ पे। अब क्या है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा सेचुरेशन वेपर प्रेशर की जो क्वांटिटी है, मतलब वो ना एक्सीड होती चली जाती है। सपोज करो कि पहले 100 मीटर क्यूब अगर वो पानी ले सकता था, अभी वो 110 मीटर क्यूब पानी ले लेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे। तो इस तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो अब क्या है कि देखो, किसी एक टेम्परेचर पे उसका सेचुरेशन वेपर प्रेशर फिक्स्ड होता है। अब जैसे ही सपोज करो, पहले तो दिन में टेम्परेचर तो वेरी कर जाता है ना। अभी बारिश हो रही है, कैसे हो रही है बारिश, तुम लोग क्या कहते हो हमेशा कि भाई गर्मी हो गई है, बारिश हो सकती है, यही तो कहते हो। तो उसका रीजन क्या है, जैसे गर्मी होती है ना तो फिर वाटर वेपर बनकर के एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां पे वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर बनता है। अब जब सेचुरेशन वेपर प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड नहीं होती, उससे फिल हो चुकी होती है पूरी, उससे ज्यादा नहीं ले सकता पानी। अब जैसे टेम्परेचर हल्का सा भी नीचे गिरता है, देख लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या लिखा, सपोज करो कि 100 मीटर क्यूब उसने वाटर होल्ड कर लिया। अब मान लो कि टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया, कितना गिर गया, 90 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। तो जैसे 90 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 मीटर क्यूब हो जाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यानी कि जो 10 मीटर क्यूब उसने पहले होल्ड कर लिया था वो तो अब छोड़ेगा ना, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है उसकी। तो वो जो 10 मीटर क्यूब है वो कहाँ रहेगा भाई, हवा में तो रुक नहीं सकता, तो फिर ऑब्वियसली नीचे गिरता है, तो प्रेसिपिटेशन बन के गिरता है। अब बताओ, क्लियर हो गया। यस सर।
Yes. चलो अब आगे देखो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। एक ग्राफ भी बनाएंगे हम यहाँ पे। तो जैसे भी मैंने ये सब चीजें यहाँ पे तुम्हें समझाई है, इसके लिए मैं क्या लिख पाता हूँ, इफ द इवेपोरेशन, सिर्फ मेन लाइन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, state of equilibrium is reached, ठीक है, when the air is fully saturated with vapor and therefore it cannot absorb, it cannot absorb more vapors, ठीक है, more vapors। अब यहाँ देखिए, the vapors then exert a pressure, which is known as saturation vapor pressure। Saturation vapor pressure, उसको लिखते हैं ES। और यहाँ पे ES increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पार्सल है एयर का, लेट अस कंसीडर द पार्सल ऑफ एयर, ठीक है, एट अ टेम्परेचर T, यानी कि टेम्परेचर हो रहा है हमारा T, और उस वक्त हमारे पास में कोई एयर की क्वांटिटी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, एंड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर EA, ठीक है, वेपर प्रेशर हो गया कितना EA, इंडिकेटेड बाय पॉइंट A, पॉइंट A से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द सैचुरेशन वेपर प्रेशर, the saturation vapor pressure at that temperature, मतलब T टेम्परेचर की बात होती है, at that temperature is indicated by point B, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ,
देखो ठीक है, तो यहाँ हमारे इस साइड में लेफ्ट साइड में आ जाएगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर ES, सैचुरेशन वेपर प्रेशर ES। ठीक है, यहाँ पे नीचे होता है हमारा टेम्परेचर। अब जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स अपने मेंशन कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट क्या है? तो जैसे मैंने ऊपर लिखवाया है कि हमारा एक वेपर प्रेशर होगा EA टी टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे A पॉइंट से। ठीक है, तो हमारा वो वेपर प्रेशर, मान लो कि हमारा टी टेम्परेचर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ग्राफ थोड़ा सा मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, कुछ हो जाए। और थोड़ा अब देखो, सभी को आवाज आ रही है? यस सर। तो अब देखो, हम मान लेते हैं कि हमारा टी टेम्परेचर जो है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारा टी टेम्परेचर है, और इस टी टेम्परेचर के लिए सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ ये पॉइंट कहाँ पे जाकर के मैच होगा? यहाँ से कुछ ऐसे मैच करेगा, है ना? तो ये हो चुका है हमारा A पॉइंट यहाँ पे। अब इससे फर्दर देख लो, अभी फिलहाल हमारा सबसे पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि इस टी टेम्परेचर पे कितना सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा? ES होगा। यहाँ पे EA था, यहाँ पे ES था। तो मैक्सिमम की अगर हम बात करें, मैक्सिमम हमारा कितना होता है देख लो। हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो है कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे। तो ये हमारा B पॉइंट, और इसको हम क्या कह रहे थे? ES कह रहे थे। देख लो, मैंने ऊपर ही लिखवाया, ये जो लाइन है यही लिखवाई है मैंने, उसी को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है? इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट D, ये हो जाएगा यहाँ पे T। अब देखो आगे फर्दर लिख लेते हैं। सर ए के बगल में भी ईएस है। क्या? ए के ब्रैकेट में भी ईएस लिखा है। नहीं, वो EA लिखा है, EA लिखा है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा पार्सल जो है एयर का वो ठंडा हो जाए, कांस्टेंट प्रेशर पे ठंडा हो जाए, ठीक है, और वहां पे कोई वेपर प्रेशर ऐड नहीं कर, तो अब सोचो, जो हमारा पॉइंट A है, कौन सा पॉइंट A? यहाँ ये जो पॉइंट A है, ये वाला यहाँ पे है ना, तो यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा? जैसे ही टेम्परेचर कम होगा
और वेपर प्रेशर सेम होगा, तो बताओ कहाँ चला जाएगा भाई? कहीं हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज वो यहीं तो आएगा, और कहाँ आएगा? या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा, है ना, रहेगा इसी लाइन पे, क्योंकि वेपर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर गिर रहा है। समझ रहे हो ना? तो हमने यहाँ पे डी पॉइंट वो एज्यूम कर लिया कि डी पॉइंट पे हमारा ए जो है वो आ चुका है। क्लियर होती है बात? ये बताओ। यस सर। ठीक, अब देखो, सेम वेपर प्रेशर की बात हुई, अभी मैं सारी चीज लिखवा दूंगा, अब समझो। अब जैसे ही वो इस सर पॉइंट पे रिपीट आया कर ना, देना सर लास्ट वाला। देखो एयर का टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है। देखो एक कैपेसिटी है, ऐसे समझ लो, ये कि मेरे पास ना बॉक्स है इस तरीके से, इस बॉक्स में वेपर है। अब इस बॉक्स का टेम्परेचर इस तरीके से होगा भाई, कभी को मैक्सिमम और कभी को मिनिमम। अब जैसे इस मैक्सिमम के ऊपर चला जाएगा कभी गलती से, ठीक है, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि कोई चेंज नहीं होंगे, वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए, टेम्परेचर कम ज्यादा हमें देखना है। तो देखो ऐसे एक यहाँ पे हाई हो गया, एक हो गया मिनिमम। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि मिनिमम टेम्परेचर मैंने यहाँ लिखा है, ये जो है ना, ये रहा मिनिमम टेम्परेचर। अब हम यहाँ एक कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इस मिनिमम टेम्परेचर से नीचे, यानी कि सेम वेपर प्रेशर और इस टेम्परेचर से नीचे अगर चला जाए, टेम्परेचर और भी कम हो जाए, तब क्या होगा? तो देखो तब ना फिर एक नई चीज बन जाएगी, फिर जो वेपर प्रेशर है ये फिर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले उसके लिए क्या डिस्कस किया था कि हमारा ए पॉइंट पे कुछ वेपर प्रेशर है, ई ए, टी टेम्परेचर था तब। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, सेम वेपर प्रेशर है, यानी कि कुछ टेम्परेचर था यहाँ पे बीच में कहीं पे, वहां से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और मिनिमम हो चुका है। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए? डी पॉइंट पे आ गए, सेम वेपर प्रेशर बट टेम्परेचर कम है। क्लियर है चीज? ये बताओ। ठीक है सर। ठीक, अब देखो, तो ये जो यहाँ पे डी पॉइंट पे अब टेम्परेचर है ना, इसको हम कहते हैं टी डी, ड्यू पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। यहाँ इसको ड्यू पॉइंट भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर इससे नीचे हम एयर को कूल कर दें तो कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन यानी कि बारिश हो जाती है या फिर मिस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज? ये बताओ, क्या तक क्लियर हुआ? दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की, कौन सा इंटरसेप्ट? यहाँ पे बी और ए, ये यहाँ इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी, तो ये जो इंटरसेप्ट है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन डेफिसिट। सैचुरेशन डेफिसिट क्यों बोलते हैं सैचुरेशन डेफिसिट? देख लो, क्योंकि यहाँ सेम टेम्परेचर पे मैक्सिमम सैचुरेशन भी है वेपर प्रेशर का, और कोई नॉर्मल वेपर प्रेशर की वैल्यू भी है। तो सेम टेम्परेचर पे कितना डिफरेंस जो है यहाँ पे, वो सैचुरेशन डेफिसिट कहलाएगा। ये क्लियर है चीज? अब ये जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझे हैं इनको लिख लेते हैं। तो देखो सर सैचुरेशन के बाद क्या लिखा? कहाँ पे सैचुरेशन डेफिसिट है, वो DEFICIT। अबे देखो, द इंटरसेप्ट BA equals to ES minus EA is called saturation deficit। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सैचुरेशन डेफिसिट कहेंगे। अब देख लो आगे के पॉइंट्स। if if the parcel of air is cooled
at constant pressure, ठीक है, but without the addition of more vapors, ठीक है, the point A moves horizontally. देखो ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ ये इसके लिए दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट हमारा ए था यहाँ पे, ये ए पॉइंट डी पे आ चुका था ना, उसके लिए मैं लिखा रहा हूँ पॉइंट ए मूव्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स पॉइंट डी, टुवर्ड्स पॉइंट डी, and the air would be saturated when point D is reached, और एयर क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, at that stage the air would have a temperature called dew point temperature, उसको कहते हैं dew point temperature कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, TD से इसको डिनोट करते हैं। अब अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड हम कूलिंग कर दिया तो कंडेंसेशन हो जाता है, कूलिंग beyond this point would result in condensation or formation of mist, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ, ये वाले पॉइंट क्लियर जो मैंने भी बताया? यस सर। सर फिस्ट क्या होता है? फिस्ट मतलब ये जो कोहरा होता है, ओ सॉरी ये मिस्ट है, उसी का मैं मिस्ट लिखा था, फिस्ट लिख दिया। चलो अब एक पॉइंट और देख लो, अब जो एयर का जो कूलिंग होता है ना, और उसमें जो प्रोसेस होता है, देखो बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, तुमने सुने भी होंगे। यहाँ पे देख लो, एयर इन एटमॉस्फेयर is cooled by adiabatic cooling process, ठीक है, which occurs by, अब ये होता क्या है, कैसे होता है ये देख लो, which occurs by reduction of pressure, ये प्रेशर का जब रिडक्शन होता है तब होता है, रिडक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर?
अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में आता है